इस वक्त हमारे साथ में एडवोकेट अरफात सैयद साहब हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इसके साथ ही संवैधानिक कानून के जानकार हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चों को इस सब्जेक्ट को पढ़ाते भी हैं। वक्फ का जो नया कानून आया है उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना ये किस हद तक जायज़ है? एक एग्जांपल लीजिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप रहते नहीं हैं, और चूंकि आप वहाँ रहते नहीं हैं आपको एक केयरटेकर की ज़रूरत है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऐसे इंसान का चयन करें जो ना आपको जानता है ना ही आपके होने को मानता है। वो कहता है मैं नहीं जानता आरिफ कौन है। और एक और इंसान है जो कहता है कि हाँ भाई मैं जानता हूँ आरिफ कौन है, मैं समझता हूँ आरिफ की सारी रिक्वायरमेंट्स को। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों शख्स में से आप कौन से शख्स का चयन करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी इंसान जो दूसरा शख्स था उसी को पसंद करेगा जो उस इंसान को जानता हो। और इसी तरह हम वक्फ में यही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अब अगर हम एक ऐसे इंसान को लेके आ जाए जो अल्लाह के होने को ही सिरे से खारिज कर दे, तो क्या ये बात सही होगी? क्यों नहीं होगी सही? क्योंकि वक्फ इस्लाम में मैंडेटरी नहीं है, बट अगर एक बार किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया जाए उसके बाद वो अल्लाह की मिल्कियत बन जाती है। और अगर आप किसी इंसान के ऐसे इंसान को लाके रख रहे हैं जो अल्लाह के होने का इनकार कर रहा है, तो वो उसकी मिल्कियत को किस तरीके से एडमिनिस्टर करेगा और किस तरीके से मेंटेन करेगा? ये हो गया इसका रिलीजियस पर्सपेक्टिव। अब जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात कर रहे हैं, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे आए तो आर्टिकल 26 ये हमको क्लियर और बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि हमारे हक क्या हैं। कौन से हक? रिलीजियस हक। कौन से रिलीजियस हक? ये वो हक है जो हमको पावर देते हैं और इस बात का राइट देते हैं कि हम हमारी प्रॉपर्टीज़ को, रिलीजियस अफेयर्स को और जितने भी ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उनको अपने रिलीजन के हिसाब से मैनेज, मेंटेन और एडमिनिस्टर करें। यहाँ पे आर्टिकल 26 में क्लॉज बी और डी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है वक्फ के कायदे में। यहाँ पे डायरेक्ट वायलेशन और कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर रहा है जो एग्जिस्टिंग एक्ट है जो अब लागू हो चुका है उसमें, और अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 26 स्पेसिफिकली क्लॉज बी और डी। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आप वक्फ बोर्ड में कोई प्रॉपर्टी दान करना चाहते हैं तो 5 साल पहले आपको मुस्लिम होना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक सीमा लगा दिया, यहाँ पे सीमा नहीं है, तो दोनों के बीच अंतर क्या है? आप एक ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं कि 5 साल के लिए आपको मुसलमान होना पड़ेगा, और ऐसा वैसा मुसलमान नहीं, प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना पड़ेगा। अब इस्लाम तो ऐसा एक धर्म है जिसमें हमने ये कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने ये कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया। अब हर किसी का अकीदा अपने तक है। किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी ने नहीं रखी, किसी ने पर्दा किया, किसी ने नहीं किया, बट मैं और आप या कोई और इस बात का हक नहीं रखता है कि हम उसको इस्लाम से खारिज कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ बंदे और अल्लाह के बीच की बात है। तो जब सरकार ये कहती है कि आपको अगर किसी प्रॉपर्टी को या आपकी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना है और अगर वो करने के लिए आपको 5 साल तक मुसलमान होना पड़ेगा, तो इस बात का प्रूफ कहाँ से लाएंगे? इसमें अगेन बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे मेरा मौलिक अधिकार, दैट इज द फंडामेंटल राइट, वायलेट हो रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाह रहा हूँ, मैं मुसलमान नहीं भी हूँ, चलो मैं किसी और मसलक से या किसी और धर्म से को बिलोंग करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को या अल्लाह के नाम की कोई प्रॉपर्टी कर दूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसमें आप या मैं या सरकार कौन होती है किसी एक इंसान के इस राइट को रोक लगाने में? अच्छा, एक चीज ये भी देखा गया है कि वोहरा समुदाय के लोग जो है वो पहले तो कह रहे हैं हमको वक्फ में शामिल नहीं होना है, और जैसे ही ये बिल पास होता है पीएम मोदी वोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हैं और कहते हैं हमने सैयदना साहब से इससे राय ली थी। हम डेफिनेटली हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री से शुरू करें तो 1924 में जब इनिशियली शुरुआत में ये वक्फ का मुद्दा उठ के आया था, तब भी बोहरा कम्युनिटी के सारे भाइयों ने ये कहा था कि हमें इससे अलग रखें। क्यों अलग रखें? क्योंकि उनका फिक्र, उनका मसलक उन्हें बहुत ही अलग तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने की इजाज़त देता है। वहाँ पे दाई अल मुतलक, माने कि हमारे जो सैयदना है, अभी जो 53rd सैयदना है ही, और इससे आगे और इससे पहले जितने भी दाई अल मुतलक रहे हैं, वही और सिर्फ वही सोल एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे और सोल ट्रस्टी रहेंगे किसी भी प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी भी
वक्फ एक्ट में या किसी भी वक्फ बोर्ड या काउंसिल में बोहरा समाज के लोगों को ऐड कर रहे हैं, तो ये उनका फ़ायदा नहीं, उनका नुकसान है। ये सिर्फ डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शंस क्रिएट कर रहा है उनके अपने मसलक से, उनके अपने बिलीफ सिस्टम से, क्योंकि सैयदना साहब के ऊपर उनके हिसाब से कोई नहीं हो सकता है, जो ठीक है, अच्छी बात है, ये उनका बिलीफ है। तो अगर आप वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल को ला रहे हैं, तो वक्फ ट्रिब्यूनल का जजमेंट और सैयदना साहब का डिसीजन, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है और ये हो नहीं सकता। सरकार ऐसा भी लगता है कि बोहरा समुदाय के लोगों को ही मीठी चाकू से काटने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। अब ये तो हमने 50s के टाइम पे भी देखा था, जब अंग्रेजों ने भी कुछ ऐसा ही किया था, तब फिर एक देश के दो लोगों को में लड़ाई की थी, और अब फिर से एक कम्युनिटी के दो लोगों में लड़ाई करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस तरह की, किसी के कानों में कुछ भरा जा रहा है, किसी के कानों में कुछ भरा जा रहा है। अब इस्तेमाल इस तरह हो रहा है कि जेपीसी का जब रिप्रेजेंटेशन मांगा गया था, तब सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने हमारे भाइयों को, माने कि बोहरा कम्युनिटी के जितने भी लोग थे, उनको रिप्रेजेंट किया था, और यही बातें जो मैंने अभी आपसे बताई, वही बातें और यही कंडीशंस उन्होंने तब भी रिप्रेजेंट की थी कि हमें वक्फ से दूर रखें, हमें अपनी प्रॉपर्टीज, अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज करने की पूरी राइट दी जाए, और इसी तरह हमारा एक कानून बना के दीजिए। और अब जब आप ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में या वक्फ में आप बोहरा समाज को भी शामिल कर रहे हैं, तो ये तो आप एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, और आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।